हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्लस उनका। आशा करता हूँ कि जो पहले वीडियो बनाई गई थी आप सभी ने देखी होंगी और उनसे कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपको अच्छी भी लगी होगी। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कि नेचर के अंदर फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं। ये हमारी जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का टॉपिक है। अब फंडामेंटल फोर्सेस नेचर ये हमारे पास क्या होती है, देखो जो फिजिक्स होती है वो नेचर और नेचुरल फिनोमिना के साथ क्या करती है, डील करती है। हर एक बॉडी के ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है इस यूनिवर्स के अंदर। तो फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल एक्टिविटी होती है, जिससे हम किसी चीज को पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, फोर्सेस की हेल्प से की जाती हैं। तो ये कौन कौन से फोर्सेस होते हैं जो हमारी डेली लाइफ के अंदर हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका नाम लिखते हैं हम। तो हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। फर्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड हमारे पास क्या आते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और फोर्थ हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर के अंदर, जिनके ऊपर हमारा जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना वो हमारे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं इस यूनिवर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, बारी बारी एक एक को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस तरह से काम करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं आपको। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय virtue of their masses। कि ये हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा, किसकी वजह से, उसके मासेस की वजह से। तो देखो इसकी जो डेफिनेशन आती है हमारे पास क्या होती है भाई, ये हमारे पास क्या होते हैं, दो हमने ऑब्जेक्ट मान ली, ये हमने ए ऑब्जेक्ट मान लिया, ये हमारे पास क्या है, बी ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर हमने क्या मान ली, आर डिस्टेंस, ये क्या है, दूर है। तो इस ऑब्जेक्ट का मास क्या हमने क्या मान लिया, m1 मान लिया, इसका मास हमने क्या मान लिया, m2 मान लिया। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए। अब अगर हम इनके बीच में क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देते हैं। सेकंड हमारे पास क्या होगा कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। अगर हम इन दोनों का यूज करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आता है, फोर्स आता है। अब इसके अंदर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इक्वल टू का साइन लगा के कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट वो क्या होगा, जैसा टॉपिक होता है उसी के हिसाब से हमारा क्या आता है, कांस्टेंट आता है g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये g हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट आ जाता है। इसकी क्या होता है, अलग अलग इसकी अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो यहां से हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम यहां पर दिखा सकते हैं। अब देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, इसके अंदर जो हम ये ऑब्जेक्ट लेते हैं इनको हम क्या बोल देते हैं,
ग्रेविटोन बोल देते हैं भाई। तो ग्रेविटोन, ग्रेविटोन क्या होते हैं? ग्रेविटोन, तो ग्रेविटोन हमारे पास क्या होते हैं भाई? ग्रेविटोन की अगर आप डेफिनेशन देते हो, ग्रेविटोन क्या होंगे? जो ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके अंदर? ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर। द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज ग्रेविटोन। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उनको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटोन बोल देंगे। तो ग्रेविटोन की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? द टू ऑब्जेक्ट्स, the two objects specified in the gravitational force is known as graviton। उसको हम क्या बोल देंगे? ग्रेविटोन बोल देंगे। अब ये तो इनके ग्रेविटोन की बात हमने बता दी। अब देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसी आती है इसकी वैल्यू? तो जी की वैल्यू आपने ध्यान रखनी हुई, जो जी की वैल्यू आती है वो हमारे पास कितनी आएगी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये आ जाते हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास? इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होती है? इसकी यूनिट हो जाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास? क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, इसको याद कर लेना है, इसकी यूनिट याद कर लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब देखो यहां से तो हमने एक ये बताया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में बाय व्हिच ऑफ देयर मासेस। लेकिन यहां से आप एक नई डेफिनेशन भी तो बना सकते हो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये यहाँ से ये डेफिनेशन भी हो सकती है, ये डेफिनेशन भी हो सकती है। जो भी आपको याद रहती है, जिस हिसाब से आप याद करोगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी डेफिनेशन। अगर मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन देता हूँ और करके, तो क्या डेफिनेशन आएगी? द फोर्स बिटवीन two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। कि उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो या तो आप यहां से ये डेफिनेशन याद कर सकते हो इसकी, या फिर ये डेफिनेशन याद कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? दो फोर्सेस होते हैं भाई, दो डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब देखो ये तो थे और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जनरल सी बातें। अब हम क्या करते हैं, अगर हम जनरल लाइफ के अंदर देखते हुए ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर एक्ट करता है, तो ये जैसे सन है, मून है, या फिर मून है और अर्थ है, या जितने भी प्लैनेट्स है जो सन के अबाउट क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, उन सभी के बीच में क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जो मून है वो एक नेचुरल प्लेनेट है अर्थ का, तो अर्थ के अबाउट क्या करता है? रोटेट करता है। तो वो भी किस वजह से रोटेट करता है? वो भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रोटेट करता है। हमेशा ध्यान रखना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होते हैं वो आपके ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। ये फोर्स कभी भी आपके रिपल्सिव नहीं हो सकते। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होते हैं भाई, ये हमारे पास यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इट इज ए यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। इट इज ए यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं जो आपस में एक दूसरे के अबाउट रोटेट करती हैं, वो क्या होती है मोस्टली इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या होती है, रोटेट करती रहती है। ठीक है, और ये फोर्सेस कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकते। अगर ये फोर्सेस रिपल्सिव होंगे तो पता नहीं आज तक जो अर्थ और मून है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी बढ़ जाती है, या फिर जो सन है और जो प्लेनेट उसके अबाउट रोटेट करते हैं वो उससे बहुत दूर जा चुके होते हैं। तो इसके अंदर आपने ध्यान रखना है, इट इज नेवर रिपल्सिव, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टीज आती है वो हमारे पास क्या होती है भाई, कि ये जो फोर्सेस होती है ना, सबसे वीक फोर्स है नेचर के अंदर। इट इज द वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर के अंदर सबसे वीक फोर्स है। सबसे वीक फोर्स कैसे है, ये बहुत ही ज्यादा, या फिर एक बार थर्ड प्रॉपर्टी और बताता हूँ आपको, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। थर्ड हमारे पास क्या होता है, इट ऑपरेट ओवर ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। ये वेरी लार्ज डिस्टेंस तक क्या करता है, फोर्स ऑपरेट करता है। इसका मतलब क्या है, देखो पहले हम थर्ड पॉइंट क्लियर करता हूँ, उसके बाद सेकंड आपको अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। बहुत ही लार्ज डिस्टेंस तक क्या करता है, ऑपरेट करता है। जैसे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये मार्कर है, एक हम इससे ज्यादा इतनी बड़ी क्या लेते हैं कि इतनी बड़ी एक कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। अगर हम इन दोनों में से तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं इनको, तो जो एक छोटी चीज इसको तोड़ने में क्या होगी, मुश्किल होगी, लेकिन जो बड़ी चीज है उसको हम क्या करेंगे, आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये कहां तक ऑपरेट करता है, वेरी लार्ज डिस्टेंस। अगर ये वेरी लार्ज डिस्टेंस तक जाता है तो इसको दो ऑब्जेक्ट के बीच में से इस फोर्स को उठाना क्या हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है। अब देखो अर्थ है, सन है, एक दूसरे से इतनी ज्यादा डिस्टेंस दूर है, बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। अर्थ और मून के बीच में भी लगता है, या फिर हमारा सबसे जो लास्ट वाला प्लेनेट है यूरेनस और सन, उसके बीच में भी क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो ये जितनी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक कोई भी फोर्स क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। या फिर जनरल सी बात है, हम पास की चीजें आसानी से देख सकते हैं, जैसे जैसे हमारी नजर दूर जाती जाती है हमें चीजें दिखाई देना भी क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है हम चीजों को नहीं देख पाते। तो ज्यादा जब डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो कैपेबिलिटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो जितना भी कोई लार्ज डिस्टेंस फोर्स होगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा लार्ज डिस्टेंस तक जाता है तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, वीकेस्ट फोर्स हो जाएगा नेचर के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, हमने इसका फॉर्मूला लिखा था, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो जो ये नीचे हमने r स्क्वायर लिखा है, ये F के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, यानी डिस्टेंस है हमारे यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करेगा, ये ओबे कर देता है भाई। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो क्या है, ये जो फोर्स है ये हमारे पास क्या होगा, इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब होता है भाई, देखो कुछ चीजें होती हैं, जैसे मान लिया इसके अंदर हमने क्या लिए थे, दो ऑब्जेक्ट लिए थे, एक का मास m1 था, दूसरे का मास क्या था, m2 था। तो जो ये फोर्स लगेगा ना, ये सेंटर टू सेंटर लगेगा भाई, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर। ये नहीं होगा कि इसके जो आउटर पॉइंट वहां से स्टार्ट होके और इसके आउटर पॉइंट तक पहुंच गया, नहीं, बिल्कुल कहां से लेकर कहां तक लगेगा, सेंटर टू सेंटर ये फोर्स क्या करेगा, हमारा एक्ट करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल फोर्स है नेचर के अंदर।
फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास क्या होगा, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो भाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो अप्लाई होते हैं, लेकिन उनके बीच का जो मीडियम है या फिर उनके बीच का जो पाथ है वो कैसा है, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। यानी वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, कि भाई ये फोर्स कहाँ से चला था और कहाँ पर जाके रुक गया है। तो जैसे मान लेते हैं ये हमने दो ऑब्जेक्ट लिए थे, यहाँ पर M1 और M2 दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, ये ऑब्जेक्ट एक बार तो हमने इनको क्या कर दिया भाई, मीन के बीच में मीडियम रख दिया एयर, फिर दूसरी बार ये दोनों ऑब्जेक्ट हमने कहां पर रख दिए, वाटर के अंदर रख दिए। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा, अगर मैं एयर को हटा के क्या रख देता हूं, वाटर रख देता हूं, तो इनके बीच का जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स, वो तो फिर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इनके बीच में मीडियम कैसा भी आ जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं द फोर्सेस व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट और बाय द फोर्स इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे हम इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है, इंटरनेट चलाने के लिए हमारे फोन के अंदर क्या आती है, रेंज आती है, और वो कहाँ से जो रेंज या सिग्नल आता है वो कहाँ से आता है, टावर से आता है। अब हमारे मोबाइल फोन और उस टावर के बीच में बहुत सारी क्या आती हैं, रुकावटें आती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल होते हैं, हमें वो टावर दिखाई भी नहीं देता, इतनी ज्यादा डिस्टेंस दूर होता है, लेकिन फिर भी हमारा फोन काम करता है। तो इस तरह से जो सिग्नल होगा वो किसकी तरह काम कर रहा है भाई, कंजर्वेटिव, यानी वो सिर्फ टावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और हमारी डिस्टेंस यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। उसके बीच में कौन कौन से ऑब्स्टेकल आते हैं, किस टाइप का रास्ता है, कहाँ पर क्या चीज चल रही है, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, तो सिर्फ डिपेंड करेगा इसके ऊपर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, कुछ प्रॉपर्टीज आ गई इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्स आता है उसको हम क्या क्या देखते हैं भाई, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसके बारे में हम देखते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो देखो भाई वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास क्या होता है, इसका नाम, इसके नाम में ही क्या आ गया, वीक आ गया, तो ये फोर्स कैसा है, वीक फोर्स है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन आएगी इसकी, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास ऐसे फोर्स होते हैं जो इंटरेक्शन में आते हैं किसके साथ, एक ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल जो जिनका जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है, बिल्कुल स्मॉल लाइफ टाइम होता है। जैसे स्मॉल लाइफ टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे रेडियो एक्टिव डीके होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं उसका जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है, स्मॉल लाइफ टाइम होता है। तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका लाइफ टाइम वेरी स्मॉल होगा, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्स की क्या डेफिनेशन होगी भाई, द फोर्स which the force which comes into interaction between the elementary particles of short lifetime कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं ना हमारे, जिनका जो लाइफ टाइम होता है वो शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, उनके बीच में फोर्स लगते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स बोल देते हैं। अब देखो जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं ये हमें इनका कब पता लगा था, कि कब हमारे पास जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हैं ये हमने इनको डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था भाई, ये कब डिस्कवर किए गए थे, ये डिस्कवर किए गए थे discovered at the time of
रेडियो एक्टिविटी। जब रेडियो एक्टिविटी हुई थी, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जैसे हमारे पास नेचर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते रहते हैं भाई, अपने आप उनके अंदर से क्या होता है, टाइम टू टाइम पार्टिकल्स बाहर निकलते रहते हैं। जैसे यूरेनियम 238 होगा, यूरेनियम 235 हो गया, तो ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इनके अंदर से जब टाइम टू टाइम क्या होते हैं, पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, तो उस टाइम इन फोर्सेस को क्या किया था, डिस्कवर किया गया था। और कब डिस्कवर किया गया था भाई, जब इस रेडियो एक्टिविटी के अंदर, डिस्कवर एट द टाइम ऑफ रेडियो एक्टिविटी ड्यूरिंग बीटा डिके। इस ये हमारे पास एक पार्टिकल्स होता है बीटा, हम इसका नाम बोल देते हैं बीटा डिके। तो रेडियो एक्टिविटी के टाइम जब क्या हुआ था, उसमें से बीटा पार्टिकल्स बाहर निकले थे, तब हमारे पास इन वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी भाई। तब इनका पता लगा था कि हमारे पास एक वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है नेचर में। अब देखो जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कब इसके अंदर कौन सा पार्टिकल किस चीज के अंदर कन्वर्ट होता है, तो जो ये हमारे पास बीटा डीके हुआ था ना, ये बीटा डीके, इस बीटा डीके के अंदर, इस बीटा डीके के अंदर जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, वो कन्वर्ट हो गया था, कन्वर्ट इनटू, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया था भाई, जो न्यूट्रॉन था, या तो वो इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और या फिर एक प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर, बीटा डीके के अंदर। देखो जो डीके होते हैं वो हमारे पास तीन टाइप के होते हैं भाई, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज भी होता है, इनका मास भी होता है। इनके बारे में डिटेल में आपके नेक्स्ट क्लास में आएगा कि किस किस टाइप से डीके होता है। तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखना कि तीन टाइप से डीके होता है। और बीटा डीके में जो हमारे पास इंटरेक्शन में जो शॉर्ट लाइफ टाइम के पार्टिकल्स आते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स बोल देते हैं। और बीटा डीके के अंदर एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के अंदर। अब देखो बीटा डीके जब होता है ना, तो इसके अंदर एक पार्टिकल हमारा और निकल के आता है, उसको हम किसका नाम बोल देते हैं भाई, एंटी न्यूट्रिनो का नाम बोल देते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। यानी जो न्यूट्रॉन होता है उसका एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, इसके ऊपर में इस टाइप से इसका साइन होता है एंटी न्यूट्रिनो का। तो ये क्या करता है कि जब बीटा डीके होता है तो एक हमारा जो बीटा पार्टिकल होता है और एक जो ये एंटी न्यूट्रिनो होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर बीटा डीके में बीटा पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा है तो एंटी न्यूट्रॉन की जो एनर्जी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। और अगर इस एंटी न्यूट्रॉनों की एनर्जी ज्यादा है तो बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते चलेंगे, बैलेंस करते चलेंगे भाई। तो ये हमारे पास क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो कि क्या क्या ये प्रॉपर्टीज किस किस तरह से ये काम करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। तो देखो भाई सबसे पहले फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास क्या होते हैं, ये वीक फोर्स होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, these are the weak force in नेचर की, नेचर के अंदर क्या है, ये वीक फोर्स होते हैं। फिर जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आती है, देखो वीक है लेकिन वीकेस्ट नहीं है। जो वीकेस्ट फोर्स है वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब अगर हम, तो ये वीक फोर्स है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो कितने टाइम स्ट्रॉन्ग है, तो दीज आर 10⁻25 टाइम्स stronger than gravitational force। ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल फोर्स है 10⁻25 टाइम्स ज्यादा स्ट्रोंगर है। अब ये किस किस के बीच में लगेंगे भाई, ये जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं ना भाई, इनके कुछ सब पार्टिकल्स होते हैं, दीज एक्ट these forces are act between हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड म्यूजॉन्स। देखो जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं ना, अल्फा बीटा डीके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इन ये कुछ सब पार्टिकल्स होते हैं, तो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और मेसॉन्स भी आते हैं, इनके ऊपर भी अपना खुद का चार्ज होता है और इनकी क्या कुछ स्पिन वगैरह होती है, तो ये सब पार्टिकल्स के अंदर आते हैं। तो इनके बीच में क्या लगेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मेसॉन्स हम आपको बता रहे हैं, इसके अंदर पाई मेसॉन्स भी होते हैं। आप देखा होगा मैथ के अंदर भी आ जाता है कई बार पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव या पाई जीरो, तो इस टाइप से हमारे क्या होते हैं, सब पार्टिकल्स होते हैं। तो इनके बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनकी इतनी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो आगे हमारे पास क्या आते हैं भाई, नेक्स्ट फोर्स की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड फोर्स आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या होते हैं, वो फोर्स होते हैं जो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगते हैं, यानी द फोर्स which interact between charged particle। कि ये क्या लगेंगे भाई, चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेंगे। तो चार्ज पार्टिकल हमारे पास लाइक चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं, अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो या तो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं या रिपल्सन भी हो सकता है उनके बीच में। तो उनके बीच का जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बोल देंगे। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा उसका एक सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास क्या आता है, कूलम्ब्स लॉ आता है भाई, कूलम्ब्स लॉ। ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये आपका ग्रेविटेशन लॉ आपका प्लस वन क्लास के अंदर आता है, जो कूलम्ब्स लॉ आता है वो आपकी छोटी क्लासेस के अंदर भी आ जाता है और प्लस टू क्लास के अंदर तो डिटेल में ही आएगा आपका। तो कूलम्ब्स लॉ आपके पास क्या होता है, ये दो फोर्सेस, दो चार्जेस के बीच में लगेगा ये फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है F इजिकल टू K इंटू में Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखो जो ग्रेविटेशन फोर्स था उसका फॉर्मूला था F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बस इन दोनों फोर्सेस के अंदर यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स था इसके अंदर G कांस्टेंट था और इस कूलम्ब्स फोर्स के अंदर जो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा इसका कांस्टेंट है K, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोल देते हैं। इसके ये किसके ऊपर एप्लीकेबल था, दो मासेस के ऊपर। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, दो चार्जेस के ऊपर। बाकी जो डिस्टेंस है वो दोनों के अंदर क्या है, सेम है। तो ये दो चार्जेस के बीच में लगा, दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है। सिर्फ इन दोनों क्या भाई, एक तो जो इनका हमारे पास है फोर्स कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पर मासेस और यहाँ पर क्या है, चार्जेस है। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगते हैं। अगर मैं इस K की वैल्यू भी आपको डिटेल में बताता हूं तो K की वैल्यू हमारे पास क्या होती है भाई, CGS सिस्टम के अंदर इस K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन अगर हम SI सिस्टम की बात करते हैं तो इस K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 9 × 10⁻⁹ और इसकी यूनिट आ जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होती है, इसकी वैल्यू। और देखो इसके अंदर जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल देते हैं। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, जिस तरह से हमारे पास जी की वैल्यू थी इस तरह हमने K की वैल्यू बता दी, और जिस तरह इन दोनों की वैल्यू थी K की और G की, इसी तरह इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है
इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 8.85 इंटू 10⁻12 और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, एक कूलम्स लॉ है जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और क्या ये रिपल्सिव भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के आपको क्या देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, तो देखो इसके कौन कौन से एग्जांपल होंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या होगा इसका एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या था भाई, अगर हम दो सरफेसेस को कांटेक्ट में रख देते हैं और उनके बीच में फोर्स लगता है तो वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं भाई तो हो सकता है एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में चार्ज भी प्रोड्यूस होगा या फिर पहले से चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है उन दोनों के ऊपर। तो एक तो हमारे पास फर्स्ट है जब दो सरफेसेस को हम कहां पर लेके आते हैं, कांटेक्ट में लेके आते हैं। सेकंड हमारे पास क्या आता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो ये सिर्फ किसकी वजह से आएगा, फ्रिक्शन की वजह से। इसके अंदर क्या होगा, जब एक सरफेस या कोई भी बॉडी किसी सरफेस के ऊपर मूव करेगी तो जो उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा उसकी वजह से भी क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसका प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जब टेंशन इन ए स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर टेंशन का मतलब क्या होता है भाई, अगर हम एक रस्सी से किसी बॉल को नीचे लटका देते हैं तो रस्सी के अंदर जो भी खिंचाव प्रोड्यूस होता है, जो खिंचाव उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसकी टेंशन बोल देते हैं। यानी जो नीचे बॉल लटका है वो उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, रस्सी हमारी टाइट हो जाती है तो टेंशन प्रोड्यूस होता है स्ट्रिंग के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये इसके तीन एग्जांपल थे हमारे पास किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, ये तीन थे। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, जो फोर्थ फोर्स होता है वो किसकी वजह से होगा भाई, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। कि जो हमारे पास स्प्रिंग होता है जब हम उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं या फिर उसको क्या करते हैं भाई, स्ट्रेच करते हैं तो वो भी क्या करता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, और वो भी जो फोर्स लगेगा ना उसमें, वो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, उसकी लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितना आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उस स्प्रिंग की लेंथ उतनी बढ़ती जाएगी या उतना ही वो क्या होता जाएगा, कंप्रेस होता चला जाएगा। तो ये भी किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर इसके क्या आते हैं, एग्जांपल है कुछ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के। अब हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो देखो भाई सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है, ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। These forces are अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्शन वाले फोर्स भी हो सकते हैं और क्या, रिपल्सन वाले फोर्स भी हो सकते हैं भाई। अब ये किसकी तरह काम करेंगे भाई, जैसे कूलम्स फोर्स काम करता था उसी तरह क्या करेगा, जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है उसके ऊपर भी क्या करते हैं, ये काम करते हैं न्यूटन्स लॉ के ऊपर। कि अगर मान लिया हमने सेम चार्जेस ले लेते हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। अगर अट्रैक्ट करेंगे तब भी और रिपेल करेंगे तब भी। तो इसके अंदर क्या करें भाई, इट इज सिमिलर टू Coulomb's law and Newton's law। न्यूटन्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ की क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा।
और ये भी क्या करें भाई, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। दे आल्सो ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या मतलब था, अभी हमने कूलम्ब्स फोर्स की बात की तो उसके अंदर क्या था भाई, k इंटू में Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो नीचे क्या था, डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर आता, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोल देते हैं। अब देखो जो इनवर्स है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, अगर हम इनकी कंपैरिजन करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दीज आर 10⁻36 टाइम्स stronger than gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स ज्यादा स्ट्रोंगर होते हैं। अब ये क्या करेंगे भाई, ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा लार्ज डिस्टेंस तक ये ऑपरेट नहीं होंगे। दिस कैन नॉट बी ऑपरेट over a large distance। लार्ज डिस्टेंस तक ये ऑपरेट नहीं होंगे, इनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, स्मॉल डिस्टेंस हो जाएगी। ये क्या होंगे भाई, दीज आर सेंट्रल फोर्सेस, ये भी क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। फर्स्ट ग्रेविटेशन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं। ये भी क्या होते हैं, आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। These are conservative in nature। ये क्या होंगे, कंजर्वेटिव होंगे नेचर के अंदर। तो ये हमारे पास क्या भाई, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट जो फोर्स बचा उसके अंदर हम चलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फाइनल लास्ट और फाइनल फोर्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अब इनके नाम से ही पता लग रहा है ये कैसे स्ट्रॉन्ग भी हैं और किसके अंदर लग रहे हैं भाई, न्यूक्लियर, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे देखो हमारे पास एक एटम होता है, अगर मैं एटम को ऐसे बना देता हूं, ये हमने मान लिया एटम है, और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसका बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोल देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इन न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोल देते हैं। और ये फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इसका जो, अगर हम इसको तोड़ते हैं एटम को, तो ये एटम साइड में से ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन इसका जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है उसको ब्रेकआउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये क्या होंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं जो हम ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या, इसकी जो डेफिनेशन लिखेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे भाई, हम द फोर्स एक्ट बिटवीन the neutron and proton present in the nucleus of an atom। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोल देते हैं। अब देखो भाई, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसके अंदर हमारे पास एटम का साइज कितना होता है और जो न्यूक्लियस होता है इसका साइज हमारे पास कितना होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, जो एटम का साइज होता है वो कितना होता है भाई, 10⁻⁻10 मीटर होता है। और जो न्यूक्लियस होता है, अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो जो न्यूक्लियस का साइज कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। और 10⁻⁻15 मीटर को हम किसके इक्वल बोल देते हैं भाई, 1 फर्मी के इक्वल हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 1 फर्मी होता है। 1 फर्मी के अंदर कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। तो आप ये ध्यान रख लेना कि न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। और जो एटम होता है, एटम का साइज कितना होता है, 10⁻⁻10
10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसके बीच में न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। और ये क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स कैसे, देखो इनकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगेंगे, न्यूक्लियस से बाहर ये नहीं लगेंगे। तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं भाई कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो प्रॉपर्टीज के अंदर सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी इसमें कि किस टाइप से काम करते हैं, किन के बीच में ये एप्लीकेबल होते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो भाई सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर के अंदर। These are strongest force in nature। नेचर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं। सेकंड जो पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में कितने ज्यादा होते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे these are 10⁻38 times stronger than gravitational force। देखो अब तक हमने जितने फोर्स पढ़े हैं सारे फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में क्या थे, स्ट्रॉन्ग फोर्स थे, ठीक है। अब अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ, और जो हमारे पास क्या था वो एक वीक न्यूक्लियर फोर्स आया था, उसके साथ अगर मैं क्या करता हूं, इसको कंपेयर करता हूं, तो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। These are 10⁻²² times stronger, या फिर लिख लो these are 10⁻² times stronger than जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड 10⁻13 times stronger than weak nuclear force। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेज से क्या होंगे भाई, 10⁻13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होंगे, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, 10⁻2 टाइम्स। तो ये कहां तक एप्लीकेबल होंगे भाई, देखो इनकी जो रेंज होगी, these are applicable at a distance of 10⁻15 मीटर। यानी सिर्फ कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। और ये हमारे पास क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, ये कभी ये रिपल्सिव नहीं होते। these are attractive in नेचर की, नेचर के अंदर हमेशा क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएंगे। और ये क्या होते हैं हमारे पास, ये सेंट्रल फोर्सेस नहीं होते, इनको हम बोल सकते हैं these are नॉन सेंट्रल फोर्स। यानी ये सेंटर टू सेंटर अप्लाई नहीं होते, ठीक है। सेंटर को छोड़कर कहीं पर भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, बस इनको दो, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलना चाहिए, या फिर एक से ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर टू सेंटर एप्लीकेबल नहीं होते। और क्या होते हैं, दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ध्यान रख लेना, बाकी तीनों क्या थे, कंजर्वेटिव थे, लेकिन ये क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो भाई कंजर्वेटिव फोर्स थे जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते थे, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर तो डिपेंड करते ही हैं, साथ में किसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जैसे आप सुबह घर से स्कूल के लिए जाते हो तो घर वाले पूछते हैं भैया आप किस रास्ते से होकर गए थे, आप पैदल जाते हो या किसी भी व्हीकल के अंदर जाते हो, तो आपके रास्ते के ऊपर भी क्या करती है, वो चीज डिपेंड करती है। तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो पाथ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं आपके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी चार फंडामेंटल फोर्सेज की। अब लास्ट में हम क्या देखते हैं, इनका रेशो देखते हैं कि चारों फोर्सेज का रेशो अगर हमें एक साथ लिखना पड़ जाए तो किस तरह से इनको आप याद करोगे।
तो लास्ट में हम देखते हैं भाई जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस पड़े, अगर हम इनका रेशो देखते हैं तो रेशो कितना आएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, ग्रेविटेशन फोर्स आया था, ग्रेविटेशन फोर्स Fg लिख दिया, इसका रेशो किसके साथ दिखाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्या था, वीक न्यूक्लियर फोर्स आया था, W लिख दिया भाई वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर इसका रेशो हमारे पास इसका फिर क्या था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था उसका रेशो, और लास्ट में हमारे पास क्या आता भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो S हमने यहाँ पर लिख दिया, या SN लिख दो भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दोनों हो जाएंगे, और WN लिख दो वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम इनकी बात करते हैं तो देखो इनका जो रेशो है वो कैसे आएगा, अगर ग्रेविटेशन फोर्स को हम 1 मानते हैं तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो इससे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे भाई, 10 की पावर 25 टाइम्स वो इससे स्ट्रॉन्गेस्ट थे। अगर हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या थे, 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग थे, किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स थे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो क्या थे भाई, 10 की पावर 38 टाइम्स क्या थे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो देखो इनके बीच में हमारे पास क्या रहता है, ये रिलेशन आ जाता है भाई, ठीक है, कि ये हमने लास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितने टाइम्स ज्यादा है, 10 की पावर 2 टाइम्स ज्यादा है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स से कितना ज्यादा है, 10 की पावर 13 टाइम्स ज्यादा है। तो ये हमारे पास क्या थे, 4 फंडामेंटल फोर्सेस थे, इनकी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। तो इनको आप अच्छे से लर्न करना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक लेकर